नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराडे। विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखी गई और मुजफ्फरनगर में 4.3 डिग्री तक पारा गिर गया। वहीं 6 जनवरी तक स्कूलों में बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में आज कोल्ड डे का रेड अलर्ट भी मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार में कोहरे की शुरुआत हो गई है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बारिश भी कल रात को हुई है, जिस वजह से लोगों को ठंड बढ़ गई है और परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के 22 शहरों में विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली पहुंचने वाली 26 ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट हो गई है। वहीं वाराणसी में हुई झमाझम बारिश के बाद 18 जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कानपुर और प्रयागराज में भी पानी बरसा है, जिसे लेकर के लोग जो हैं सतर्क हो गए हैं और लगातार जो है ठंड बढ़ गई है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है ठंड बढ़ गई है। कल बारिश हुई थी, जिस वजह से जो है ठंड बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आयुषी, देखिए आज उत्तर प्रदेश में तेजी से ठंड बढ़ गई थी। कल ही बहुत जगहों पर बारिश हुई थी और बारिश भी कई औसतन ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का मौसम बदल गया है। राजधानी का मौसम बदला हुआ है। सुबह से कई इलाकों में धूप नहीं निकली है। साथ ही साथ तेज सर्द हवाएं चल रही हैं और हवाओं का अगर आकलन किया जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके करीब 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से हवाएं चल रही हैं। इनसे मौसम जो बड़ा ही सर्द हो गया है। कड़ाके की ठंड कई इलाकों में तेजी से फैली है और इसके साथ ही लखनऊ हो या फिर इसके साथ कानपुर हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, आजमगढ़ हो, बलरामपुर हो, इसके साथ ही गाजियाबाद हो, अन्य जगह छिटपुट बारिश भी हुई है। आज सुबह भी कई जगह बारिश हुई है। जी। वाराणसी में भी झमाझम बारिश हुई है। उसके बाद सर्दी का जो मौसम है वो तेजी से करवट बदल चुका है। लोगों को अब सर्दी महसूस होने लगी है और इसके साथ ही लोग अपने घरों से निकलने से पहले सर्दी का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। इस जी। सर्दी में देखा जाए कि जैसे ही अभी एक दिन पहले बारिश हुई है, उससे मौसम बड़ा शुष्क हो गया है और उसके साथ नर्म होने के साथ ही यहाँ पर जो है कोल्ड वेव अगर कही जाए, ठंडी हवाएं कही जाए, वो तेजी से चलने लगी हैं। हालांकि ये खासकर जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए खासकर नुकसानदेह है और इससे बड़ा नुकसान भी उनको हो सकता है। उसको लेकर लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ कृषि के लिए भी ये कई अगर तिलहन की बात की जाए तो तिलहन के लिए ये जो जी। कोहरा है वो नुकसान कर सकता है, लेकिन दलहन है या फिर गेहूं की फसल है उसके लिए ये जो चाहे बरसात हो या फिर कोहरा हो वो फायदेमंद दिखाई दे रहा है। लगातार कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को चाहे फिर मोबाइल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से उन्हें रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सूचना भेजने का काम कर रहे हैं कि किसानों को किस अवस्था में, यानी कि इस मौसम के दौरान कैसे कैसे उनको प्रबंध करने चाहिए अपनी फसलों को बचाने को लेकर, यह बताया जा रहा है। और इस सर्दी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिलों में ज्यादा सर्दी हो रही है वहां स्कूली बच्चों को निजात देने का काम किया है, तो कई जगह अवकाश घोषित कर दिए गए हैं और उसके साथ ही यह भी दिशा निर्देश दिया गया है कि सर्दी का हाल जिस स्तर पर रहेगा, मौसम का करवट जिस ओर रहेगी, बच्चों को उतनी सहूलियत दी जाए। जी। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही सभी कमिश्नर और डीएम को आदेश दिए थे कि अपने अपने जिलों में स्थायी और अस्थायी रैन बसेरों का निरीक्षण करेंगे और इसको भी तय करने के लिए कहा गया है कि हर सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाए जाएं। जी। अलाव में कोई कमी ना हो, गरीबों को कंबल दिए जाए, कोई भी निराश्रित व्यक्ति जमीन पर ना रहे, यानी कि खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा, उनके लिए कोई प्रबंध करने होंगे। फिर वो केवल अगर कहा जाए कि नगरीय इलाके नहीं होंगे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके के प्रबंध करने होंगे। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को ये सूचना की है कि ग्रामीण इलाकों में भी ग्राम प्रधान और सचिव को जिम्मेदारी दी जाए कि वो अपने इलाकों में जो गरीब लोग हैं, जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, उनके लिए कोई ना कोई प्रबंध करें ताकि वह लोग इस सर्दी में खुले में ना सोएं। उन्हें जी। कंबल वितरण को लेकर भी आदेशित किया गया है कि कंबल व्यवस्था ऐसी जगहों पर की जाए। जी आयुषी। जी। वहीं यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो दिल्ली में केजरीवाल को जो है ईडी का समन दिया गया है, जिस पर उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि भाजपा मेरी गिरफ्तारी करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में वह प्रचार ना कर सके। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे?
आयुषी देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो एक समन दिया गया है ईडी के माध्यम से, और ये समन जो है कई बार उन्हें हाजिर न होने के बाद दिया गया है। जी। अरविंद केजरीवाल ने हालांकि ईडी पर हमला न बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमारा मुंह बंद कराना चाहती है। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले भाजपा मुझे चुनाव में प्रचार करने से रोक रही है, जी। जबकि मैंने कई बार ईडी को अपने जवाब भेजे हैं, लेकिन ईडी कहीं संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी में यह साफ है कि जो भी नेता भ्रष्टाचारी होता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके भ्रष्टाचार धुल जाते हैं, और उस पर जो ईडी है, सीबीआई है, जो भी जांच एजेंसियां उसके पीछे लगी होती हैं, वो तो या तो शिथिल हो जाती हैं या उस मामले को ठंडे बस्ते में कर दिया जाता है। तो भाजपा चाहती है कि तमाम जो विरोधी नेता हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन कई बार ऐसी कोशिश की गई है। हम लोग जी। भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। चुनाव से रोकने को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी बिलिंग को लेकर ये जो घोटाला सामने आया है, उसमें उनको ईडी द्वारा समन भेजा गया था। अभी अरविंद केजरीवाल समन में यहाँ पर होते हैं, आगे उसके साथ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ईडी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस मसले के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 500 से ज्यादा मरीज दिखाए गए हैं कि क्लिनिक में आए हैं, वहां जांच कराई है, तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि 500 से ज्यादा वहां पर मरीज पहुंचे हों। और यह भी उन्होंने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास मोहल्ला क्लिनिक में 500 से ज्यादा अगर मरीज आए हैं, जिस क्लिनिक की बात की जा रही है, उसका कोई सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई ऐसी वहां जानकारी या कहा जाए कि कोई फोटो हो अगर, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिखाए। लेकिन उनकी सरकार इस तरीके का कोई भी काम पेश नहीं कर पा रही है, कोई भी सबूत पेश नहीं कर पा रही है, और ये ईडी की तरफ से मामला दर्ज किया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं, जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जबकि जांच एजेंसी लगातार उसमें जांच कर रही है, और एक एक तथ्य जो भी मिल रहे हैं उसके आधार पर बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि सत्ता दोनों के पास है। अरविंद केजरीवाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इसके साथ ही केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आरोप लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो न्यायिक प्रक्रिया की एजेंसियां हैं या फिर तमाम जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों में कितनी सत्यता है, ये तो न्याय के आधार पर होगा। ईडी के द्वारा तथ्य पेश किए जाएंगे, उसके आधार पर तय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, और देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या अन्य नेता अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि ईडी के सामने अगर उन्हें बुलाया गया पूछताछ करने को लेकर, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईडी के सामने जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पेश हुए, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो ऐसे में ये डर भी है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को, अगर वो ईडी के समन पर वहां हाजिर होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन वो अभी जो ईडी के समन को लेकर वहां हाजिर नहीं हुए, बल्कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनके वकीलों के पैनल ने इसे असंवैधानिक बताया है। जो भी ईडी की तरफ से आदेश मतलब जो समन को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, वो गैर संवैधानिक है, जिसको लेकर उनके वकीलों के पैनल ने उसमें जवाब तलब किया है। अब ईडी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने समन जारी किया है वो संवैधानिक होने के कारण गलत है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाएगा, और इसके साथ ही मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकसभा चुनाव है 2024 में, और ईडी का समन जो है केजरीवाल को दिया गया है। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये नहीं कह सकते हैं, तो जनता के वोट पे आधारित होता है कि कौन किसको खामियाजा भुगतने को लेकर वो अपना मुद्दा तय करती है जनता, और जनता उनके भाग्य का फैसला करती है। हालांकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पार्टी का दर्जा भी मिल चुका है, वोट में है, तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार देश भर में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, उनकी योजनाओं के खिलाफ, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। वो अपने तथ्यों के आधार पर यहाँ बात करते हैं, और इसके साथ ही जो दिल्ली मॉडल है वह भी देश भर में जनता को जा जाकर बताते हैं कि किस तरीके से पूर्व में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भ्रष्टाचार हुआ हो, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की दूसरी बार दिल्ली में सरकार बनी है, तो वो जो भ्रष्टाचार कम हुआ है।
तो इन भ्रष्टाचारों के मुद्दे को लेकर उन्होंने देखिए हरियाणा में भी चुनाव अच्छा लड़ा और उसके बाद पंजाब में लड़े हैं। पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके सांसद हैं, गुजरात में भी उनके विधायक हैं, अन्य राज्यों में भी उनके विधायक हैं। तो इस माध्यम में अगर देखा जाए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में चिंता का विषय है कि आम आदमी पार्टी देश भर में अपने पैर पसारती जा रही है और लोकसभा चुनाव में देखा जाए क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी हो चुकी है, तो जी ऐसे में उसका बड़ा स्तर भी है। तो ये डर जरूर सत्ता को होता है अगर केंद्र सरकार को देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को कि आम आदमी पार्टी लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में काफी अंतर है क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी देश के कई कोनों में यानी कहा जाए कि कई प्रदेशों में भी उतना संगठन मजबूत नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का है। तो इस रूप में नहीं देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा या भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा। लेकिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में लगी हुई है, पूरी जी तैयारियां चल रही हैं। सभी दल अगर देखा जाए भारत के सभी दल चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के दल हो, राज्य स्तरीय दल हो या क्षेत्रीय स्तरीय दल हो, अपनी अपनी चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। और इन चुनाव की तैयारियों के बीच अब तो ये लाजमी है कि नेताओं के ऊपर जांच लगाना, जेल भेजना या न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें जेल के लिए सजा होना, ये तो होता ही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो ईडी का समन मिला है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें ईडी का समन दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने या उनकी सरकार के लोगों ने अगर कोई भ्रष्टाचार या कोई घोटाला नहीं किया है तो ईडी के सामने उन्हें पेश होना चाहिए। जी लेकिन अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं, उनके तमाम जो नेता हैं वो भी डर रहे हैं और जिन्होंने घोटाला किया वो जेल के पीछे हैं। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगे होंगे और वह भी जेल गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को इस बात का विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है। वो केवल झूठे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा है। और इधर अगर देखा जाए कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ, उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी दागी नेता होता है वो जाता है और उसके बाद उनकी सभी जांच जो लगी होती है, चाहे ईडी की हो, सीबीआई की हो, वो सब हट जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है, उनके बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती है। इसीलिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। जी जी आयुषी। जी वहीं यदि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूं, योगी आदित्यनाथ की बात करूं, तो वो आरोपियों के खिलाफ सख्त हो गए हैं। वहीं सिपाही के हत्या आरोपी मुन्ना यादव के घर पर जो बुलडोजर चलाया गया है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? और देखिए जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, ये तो लगातार प्रचलित है कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल आज देश के कई कोनों में देखा जाता है। मध्य जी प्रदेश की बात की जाए कि जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा तो उस दौरान कुछ समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया था और जो रामनवमी के दौरान जो भक्त लगातार राम की झांकियां लेकर निकल रहे थे, कुछ लोगों द्वारा उन पर थूका गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार ने वहां कार्रवाई की थी, उन पर बुलडोजर चलाया था और उसके साथ बेटियों के साथ रेप करने वाले आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलाया गया। तो जी बुलडोजर अब एक न्याय प्रक्रिया में शामिल हो चुका है और इससे कहीं ना कहीं जो माफियाओं की तानाशाही होती है या वो किसी तरीके से डरा और धमका कर अपनी जो सल्तनत कायम रखते हैं उसको गिराने का काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर एक महंत के रूप में जाना जाता है, मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है, इसके साथ ही उन्हें बुलडोजर बाबा की भी पदवी मिल चुकी है। जी हालांकि उन्होंने ये बुलडोजर से काबू करके दिखा दिया कि न्यायिक प्रक्रिया को किस तरीके से प्रभावित करने वाले लोगों पर यहाँ प्रभावी कार्रवाई की जा सकती है। खासकर जो लोग अवैध संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और इसके साथ ही लगातार माफियागिरी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी माफिया को छोड़ेंगे नहीं बल्कि उनको तोड़ेंगे और इसी जी प्रक्रिया के तहत सिपाही के हत्यारे के ऊपर यहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके ऊपर आरोप है और वो प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से किसी भी आरोपी को बख्शना नहीं चाहते हैं, खासकर ऐसे जो माफिया हैं जिन्होंने माताओं बहनों की हत्याएं की हो, रेप किए हो या फिर जबरन किसी पीड़ित को सताया हो, उन पर कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं डरते और यही आज देश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक मजबूत पहचान बन चुकी है कि वो जी न्याय प्रक्रिया में कभी पीछे नहीं हटते हैं और उनका बुलडोजर हमेशा ऐसे आरोपियों को करने से खड़ा रहता है। जी जी वहीं यदि मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करूं, तो 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं। निमंत्रण पत्र जारी कर दिया गया है। किन किन को निमंत्रण दिया गया है? और देखिए अगर निमंत्रण पत्र की बात की जाए तो लगातार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा लोगों को निमंत्रण दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अभी हाल में ही वो जब 30 दिसंबर को अयोध्या गए थे तो उन्होंने निषाद परिवार को भी निमंत्रण दिया था। उसके साथ जी ही
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप ये तय कर रहे हैं कि किन किन विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आयुषी देखी जाए तो विपक्षी जी दलों में हैरानी है कि आखिर में उन्हें राम मंदिर के शुभ उद्घाटन में जाना है कि नहीं जाना है, यह तय कर पाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, जी तत्कालीन उनके जो संस्थापक रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप था कि राम मंदिर की जो तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी उसको डेमोलिश यानी इसको ध्वस्त करने को लेकर जो कार सेवक वहां पहुंचे थे उन पर गोली चलाने का आरोप था। आरोप यह भी था मुलायम सिंह के ऊपर कि उन्होंने समुदाय विशेष के लोगों को खुश करने को लेकर यह काम किया था ताकि उनकी राजनीति चमकती रहे। तो जी ये जो मुद्दा है वो बड़ा हावी दिखाई दे रहा है और ऐसे में अगर किसी भी विपक्षी दल के नेता को यहाँ उत्तर प्रदेश में निमंत्रण जाता है तो वो शामिल होते हैं कि नहीं होते हैं तो उनके विवेकाधीन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोनों तरफ से फायदा होता है। अगर ये लोग शामिल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी क्योंकि राम के सामने इनको थोड़ा नहीं मानते हैं। तो राम भक्त इनको चुनाव में ये करके दिखा देंगे कि ये लोग राम विरोधी है और वो जो विरोध की लहर होगी वो हो सकता है कि ऐसे दलों के विरोध में जा सकती है। यानी कि हर दल में अगर देखा जाए तो सभी सनातनी हिंदू जुड़े हुए हैं, अपने अपने विचारों के आधार पर, अपने क्षेत्र के आधार पर किसी भी दल को वोट देते होंगे। लेकिन राम के नाम पर सभी दलों के सनातनी हिंदू एक हो जाते हैं। तो विपक्ष के लिए बड़ा ही कहा जाए कि उहापोह की स्थिति मची हुई है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल होना है कि नहीं होना है। लेकिन जी अगर यहाँ देखा जाए आयुषी, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने साफ कर दिया कि राम मंदिर बनना बड़ी खुशी की बात है, उनकी और उनके पार्टी की तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। और उन्होंने साफ कहा है कि इसमें मुझे ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर जो आदेश जारी हुआ उसके बाद भव्य राम मंदिर बनना है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब आगे चलकर जो मस्जिद को जगह मिली है कोर्ट के द्वारा मस्जिद भी बनेगी तब भी बहुजन समाज पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होगा। तो जी बीएसपी की तरफ से साफ स्टैंड हो गया है कि बीएसपी की चीफ मायावती ने कह दिया कि उन्हें ना मंदिर बनने से कोई ऐतराज है, ना मस्जिद बनेगी तब भी कोई ऐतराज उनकी पार्टी की तरफ से नहीं रहेगा। तो बीएसपी के रुख साफ करने के साथ ही जो उनका ब्राह्मण वोट बैंक है वो स्थायी हो गया है कि जी बहन जी ने खुद आकर मंच पर साफ तौर से कह दिया उन्हें राम मंदिर बनने से कोई ऐतराज नहीं है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और इसके साथ ही आरएलडी है और अपना दल कमेरावादी है और अन्य दल हैं, कांग्रेस भी है। कांग्रेस की तरफ से भी उत्तर प्रदेश में अभी स्टैंड साफ नहीं हो रहा है कि उनके नेता उद्घाटन में शामिल होंगे या नहीं होंगे या उन्हें निमंत्रण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। हालांकि अभी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है किसी भी पार्टी के उनको निमंत्रण भेजा गया है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया है। जी उत्तर प्रदेश में किसको निमंत्रण देना है यह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, संघ और विहिप के लोग तय करेंगे और जी उसके बाद एक नई रणनीति और राजनीति आयुषी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति और राजनीति को बनाने में यहाँ पर अहम भूमिका निभाने वाली होगी और यह रणनीति करने वाली भी होगी कि कैसे विपक्षी दलों को काबू में किया जाए और जी राम मंदिर के शुभ उद्घाटन को शामिल किया जाए और इनको निमंत्रण भेजा जाए। जी जी प्रशांत जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जल्द ही जो है उद्घाटन होने वाला है, जल्द ही रामलला आगमन करने वाले हैं। 22 जनवरी को रामलला का अयोध्या में आगमन होने वाला है, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं लगातार जो है उत्तर प्रदेश में प्रशासन भी सख्त हो गई है। आरोपियों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिपाही की हत्या आरोपी मुन्ना यादव के घर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया है। 1 घंटे में ही हिस्ट्री शीटर की 3 मंजिला इमारत जमींदोज कर दी गई है। बाप बेटे ने पुलिस टीम पर गोली चलाई थी, जिस वजह से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की है और हत्या आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया है। वहीं यदि मैं ईडी समन की बात करूं तो ईडी समन को लेकर के केजरीवाल लगातार जो है अभी भी चर्चा में है। केजरीवाल का बयान भी इसे लेकर के सामने आया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि भाजपा मेरी गिरफ्तारी चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकूं। लोकसभा चुनाव नजदीक है। वहीं ईडी के समन पर केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसा है।
वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से पुष्पा यादव हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। अ, बारिश जो है लगातार अभी हो रही है, मौसम बिगड़ गया है, ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इंदौर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? और कई जगह मौसम इतना खराब है। जी, बारिश जो है अभी कल ही की यदि मैं बात करूं तो बारिश जोरदार बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, इंदौर में भी हुई है। कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है, इस वजह से प्रशासन कितना सख्त हो गया है? क्या कुछ नियम नए बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से? जी आयुषी जी, जैसे बारिश उज्जैन, देवास और कई जिलों में बहुत भारी बारिश हुई है। और यहाँ के जो कलेक्टर साहब है, वहाँ इन्होंने मतलब स्कूल का टाइम चेंज कर दिया है छोटे बच्चों का, जो कि जी सुबह जाते हैं 8 तो उनका 9 बजे का कर दिया है। हर बच्चों का टाइम चेंज जी, वही यदि मैं अलाउड बात हुआ करूं है। भी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें भाजपा ने अपनी जीत दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार जो है शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपने घर के सामने मामा का घर लिखवाया है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगी? जी, जैसे सीएम का बोलना है कि मुझे इसमें चुनाव से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरी बहना कल भी थी आज भी है, मैं मामा सबका रहूंगा, इसलिए उन्होंने नेम प्लेट में लिखा है मामा का घर। जी, वहीं यदि मैं बात करूं तो लगातार इस पे वार पलटवार भी सामने आ रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन उनका कहना हमेशा यही है कि मेरा रिश्ता प्रेम का, विश्वास का और अपनत्व का है। जी जी आयुषी जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने हर जगह, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य करे हैं उसमें हर महिला उनको बहुत वो करती है, इसलिए वो बोलते हैं कि मेरा रिश्ता बहनों का हमेशा रहेगा। जी, वहीं यदि मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की तो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के जो है सभी पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश में और इंदौर में किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है? जी आयुषी जी, जिस तरह से जैसे हर विधायक हर क्षेत्र में अभी घूम वो कर रहे हैं कि हमारी लोकसभा में अपनों को वापिस भाजपा ही लाना है। जी 29 पूरे मध्य प्रदेश में जो 29 जिले 29 वो हैं, सभी जिलों में जोरों तोरों से लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। जी, वहीं यदि मैं बात करूं तो ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, कहीं ना कहीं बीमारियां और बढ़ती जा रही है और कोरोना का कहर भी देखा जा रहा है। लगातार कोरोना के मामले भी सामने आ रहे हैं। क्या अभी तक इंदौर में कितने केसेस कोरोना के सामने आए हैं? जी आयुषी जी, यहाँ पे अभी तक के 6 कोरोना केस आ चुके हैं और हर डॉक्टरों का ये कहना है ठंड के मौसम में सब और के निकलिए सब। और यहाँ के जो नगर निगम है उन्होंने कई जगह ये अलाउड कर रखा है, ताप जो चलता है वो कर रखा है नगर निगम द्वारा। जी पुष्पा जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिस वजह से लगातार कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है बढ़ती ठंड के साथ, जिस वजह से लोग भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी लगातार जोरों शोरों से की जा रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, जहां पर उन्होंने घर के सामने मामा का घर लिखवाया है। वहीं जिसकी एक वीडियो और फोटो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर के जो है सभी लोग तैयारियों में जुट चुके हैं। लगातार तैयारियां की जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महावीर सिंह राणा जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे, उनसे जानकारी लेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के उत्तराखंड में जोरों शोरों से जो है तैयारियां की जा रही है। किस प्रकार से उत्तराखंड में तैयारियां की जा रही है? जी आरती, मैं बता दूं, जब तक लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी जो पार्टियां हैं वो पूरी लगे हुए हैं, जोर शोर से लगे हुए हैं कि किस तरह से हम जो है अपनी सरकार बनाएंगे। जब तक आज मैं बात करूंगा, देहरादून में हम देखा है, यहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ता है, भाजपा के पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने एक मीटिंग किया है और खुद एक एक बूथ को देखने के लिए
लगभग पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि अभी 2024 के जो चुनाव है वो सर पे है। और इस समय जो मैं बता दूं, जो उत्तराखंड की जो हलचल है, उत्तराखंड में जो है 5 लोकसभा चुनाव है, 5 लोकसभा सीट है, उनके लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो भाजपा की टीम है पूरी तरह से तैयार है, उसी तरह भी कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है। वो पब्लिक से भी मिलना शुरू कर दिया उन लोगों ने, कई कार्यक्रम भी कर रहे हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा, आज जो है भाजपा पूरी तरह से जो है बिल्कुल तैयार हो रखी। किसी भी तरह की अभी चुनाव जो है जैसे सर पे है, तो उस समय जो है जो 2-3 सीटें हैं उनको जो है बदलने की मोड़ में भी लग रही है। जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार यह है कि लोकसभा की 3 सीटें, जैसे हम बता दें, जो इस वक्त जो टिहरी विधानसभा की सीट है वो कई वर्षों से जो है राजशाही के पास थी। वहाँ पे जो हमारे जो राजा हुआ करते थे, उनकी जो पत्नी और बहू लगातार यहाँ से जीते गए हैं। भाजपा और कांग्रेस में लगातार इस तरह की दौड़ है और इस समय चुनाव पूरी तरह करते हैं, क्योंकि 2024 के तरह जो चुनाव है वो लगातार चुनाव, इससे पहले अभी नगर पालिका और नगर चुनाव होने, उसके बाद जो है लोकसभा के चुनाव होने, उसके बाद जो है पंचायत चुनाव होने। तो इस समय ये साल पूरा जो है चुनाव पे रहने वाला है। जी, वहीं आपने बताया कि ये साल पूरा जो है चुनाव पर होने वाला है। लगातार जो है सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है। भाजपा जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, हर जगह निकाल रही है, पूरे देश में निकाल रही है। वहीं उत्तराखंड में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस जो है वो भी एक मजबूत पार्टी है, उत्तराखंड में देखी जाती है। कांग्रेस किस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर के वहां पर क्या कुछ काम कर रही है? बिल्कुल, भाजपा अपनी जगह तो लगी हुई है, क्योंकि भाजपा की रूलिंग पार्टी है, तो निश्चित तौर पे वो अपना विकास का एजेंडा लोगों को दिखा रही है कि हमने मोदी के थ्रू क्या क्या विकास किया है। उत्तराखंड में जो है भाजपा की सरकार है, तो जो इस वक्त जो है पूरी तैयारी है। अगर मैं बात करूंगा कांग्रेस की, तो कांग्रेस जोर लगाने में तैयार है, क्योंकि उनको भी लगता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो दूसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, तो उससे भी उनको थोड़ा घाटा हुआ है। इस वक्त उनका भी पूरा सपना है कि हो सके हम जो 5 सीटों में से कुछ सीटें जीत पाए। फिर भी उनका लक्ष्य है कि हम 5 की 5 सीट जीत सकते हैं अगर हम यहाँ पे पूरी जोर लगाएं, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे हर किसी को देवताओं का आशीर्वाद होता है। उसी तरह यहाँ पे भी जनता का आशीर्वाद कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस का सपना है कि निश्चित तौर पर भी अगर हम इस वक्त जो है अगर पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों को हौसला बुलंद करेंगे और उनसे विश्वास जिताएंगे, तो निश्चित तौर पर भी कांग्रेस यहाँ पे जीत सकती है। ये कांग्रेस का मानना है। भले कांग्रेस अभी पूरी तरह से तैयार नहीं दिख पा रही है, क्योंकि जो हमने देखा है उनके जो आदि ये नेता है वो उस तरह से कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि कौन से नेता को कहां से चुनाव लड़ना है। भले उनकी टीम अभी लगी हुई है, जो उनका अपना खेमा है वो पूरी तैयारी पे लगा हुआ है। अब देखने वाली बात है उनके आने वाले वक्त में जनता किसको आशीर्वाद देती है। जी, यदि मैं ठंड की बात करूं तो ठंड का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। सभी जगहों पर ठंड बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं लोग जो है बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है ठंड को लेकर के? जी मैं बता दूं, जब तक उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड एक पहाड़ी एरिया होता है, यहाँ पे जो है 12 महीने वैसे ठंड होती है। मगर जो ये दिसंबर और जनवरी का महीना और फरवरी का महीना जो आने वाला है, इस वक्त जो है ठंड बहुत जोरों पे है। रात को जो पाला पड़ता है, उस पाला के कारण जो है सुबह शाम जो है ठंड ठिठुरन वाली ठंड होती है। हड को जिसे बोलते हैं, हड्डी गलाने वाली जो ठंड होती है। इस वक्त पहाड़ों में पूरी तरह से ठंड कायम है। लगातार शाम सुबह जो है जो पाला गिर रहा है, रात को जो पाला गिर रहा है, उसके कारण जो है ठंड बहुत ज्यादा तेज है। भले यहाँ पे स्कूल अभी बंद कर रखे हैं, जो 10 दिन के लिए कॉलेजों को भी छुट्टी कर रखी है, उसके कारण बच्चे जो है घर ही पे हैं। मगर जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी उनको खांसी बुखार जुकाम की भी इसमें शिकायत आ रही है। भले प्रशासन के जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उसने यहाँ की जो आशाएं हैं, जो एएनएम है, उनको दवाई के पैकेट दे रखे हैं कि अगर किसी भी गाँव में अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो वो जाके घर घर जो है दवाई बांटेंगे, ताकि किसी कोई समस्या न हो। भले यहाँ पे जो पारा है रात को माइनस मार्किंग में जाता है। अगर मैं बात करूंगा गंगोत्री और यमुनोत्री, उत्तरकाशी की जब तक मैं बात करूंगा, दोनों धाम यहाँ पे पड़ते हैं। गंगोत्री यमुनोत्री दोनों नदियां यहाँ पे है, भागीरथी नदी, तौत नदी और यमुना नदी। उन नदियों के किनारे जितने भी गाँव बसे हुए हैं, उन गाँव में बहुत ज्यादा ठंड शाम सुबह महसूस की जाती है, जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। भले लोग इलाव का सहारा लेते हैं, जो घरेलू ग्रामीण एरिया है उनका अपना चूल्हा होता है, उस चूल्हे का सहारा लेते हैं और साथ में जो बता दो हीटर का सहारा लेते हैं। भले अब प्रशासन की बात आती है, प्रशासन उनके लिए क्या कर रहा है। अभी मैं बात करूंगा जो नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जो है जिला प्रशासन जो जिलाधिकारी है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रात को घूम रहे हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति बाहर दिखता है, जिस तरह की यहाँ पे कोई महाराज टाइप का होता है या कोई गरीब घर का होता है जिसका घर नहीं होता है, उसे उठा के वो रेल बसेरे में पहुंचा रहे हैं। उनको कंबलों की व्यवस्था और गद्दों की व्यवस्था कर रहे हैं, इलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं जिनके घर नहीं है या वो
जिस तरह के कोई भीख मांगने वाले लोग होते हैं या ठेले रेड़े वाले होते हैं, कई लोगों के अपने घर नहीं होते तो वो जी। ऐसे रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनको लिए रेल बसेरे में पूरी व्यवस्था करके जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरह से अपनी टीम को लगा रखे है। अगर किसी को सर्दी जुकाम बुखार में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मेडिसिन की पूरी व्यवस्था कर रखी है। जी जी, ठंड बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कोरोना भी जो है बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में कितने कोरोना के केसेस अभी सामने आ चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर के कितना अलर्ट हो गया है? बिल्कुल, पूरे देश के साथ साथ जो है उत्तराखंड भी कोरोना से अछूत नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं लगभग जो है टूरिज्म जो बार बार टूरिस्ट बाहर से घूम के आता है वो कहीं ना कहीं किसी के लक्षण यहाँ पे जरूर आते हैं। अभी ये बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है कि कुछ केस मैक्सिमम केस पाए गए हैं उत्तराखंड में, भले उनको जो है पूरी दवाइयां उनकी पूरी व्यवस्था की जा रही है, मगर इस तरह का जो अभी यहाँ पे डराने वाला कोई माहौल नहीं है। पूरे उत्तराखंड सरकार पूरी मुस्तैद है। जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने पहले इसमें जो है मॉनिटरिंग कर रखी है, पूरी तरह से सतर्क रहने को कह रखा है। अगर किसी की तरह की किसी जुकाम बुखार या नॉर्मल भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, उसका कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। लगभग अभी तक उत्तराखंड में कोई केस सामने नहीं आ रहा है, मगर मैं बता दूं जिस तरह से ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में अक्सर क्या होता है जुकाम बुखार इस तरह की हरकतें आई जाती है, क्योंकि जो मौसम में परिवर्तन होता है उसके कारण या ठंड के कारण इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मगर जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। उनका साफ कहना है अगर किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो उसका टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उसको क्वारंटाइन करके या फिर उसका पूरा मेडिकल चेकअप करके उसका इलाज किया जाएगा। भले अभी तक उत्तराखंड पूरी तरह से जो देवभूमि है यहाँ पे इस तरह की कोई घटना नहीं है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार की जा रही है उत्तराखंड में। भाजपा कांग्रेस सभी पार्टियां जो है अलर्ट हो चुकी है, लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप भी लगातार देखा जा रहा है, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग प्रशासन सभी लोग अलर्ट हो गए हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। लोगों को रेन बसेरों में जो है भेजा जा रहा है। जिन लोगों के पास घर नहीं है उन्हें रेन बसेरों में भेजा जा रहा है और लगातार जो है प्रशासन की ओर से सभी लोगों की मदद की जा रही है ताकि ठंड से किसी को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं कोरोना का कहर भी लगातार जो है सभी जगह बढ़ता जा रहा है। नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है और लगातार सभी की जांच कर रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां उत्तराखंड में चालू हो चुकी है। भाजपा की ओर से लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तराखंड में निकाली जा रही है और लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ भाजपा लगातार ग्राउंड पर उतर करके लोगों को लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए प्रेरित कर रहा है और लगातार उनकी ओर से जो है तैयारियां की जा रही हैं। यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और तैयारियां लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की ओर से उत्तराखंड में की जा रही है। ठंड का प्रकोप भी उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है और जिस वजह से जो है जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जोशीमठ से संजय कुंवर जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लगातार सभी पार्टियों की ओर से तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा से लेके जो है नगर पालिका सहित जो है अन्य नगर पंचायत सहित जो अन्य जो सिस्टम हो रहा है इसके चुनाव जो है 2024 में जो है अभी प्रस्तावित है और देर सवेर जो है इसको लेकर के आचार संहिता भी लगने वाली है। फिलहाल जो अभी सीमांत जो डिस्ट्रिक्ट चमोली में चल रहा है इसको लेकर के दोनों जो बीजेपी कांग्रेस से लेकर जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब अपने अपने मैदान बिठाने में लगे हुए हैं। जिला पंचायत से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका और विधानसभा लोकसभा में जितने भी जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, जो विगत पूर्व से जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, सभी अपने अपने स्तर से जो है
जो उनके वोटर हैं उसको रिझाने के लिए लंबे दौर की बैठकें करनी शुरू कर ले रहे हैं और आगे के लिए जो है रणनीति तय करने पे जुटे हुए हैं, क्योंकि सीमांत में मौसम भी ठंडा है। लिहाजा जगह जगह चौक चौराहे तिराहों में जो है चौपाल लगा करके आज खूब चर्चाएं शुरू देखने को मिल रही है कि आने वाले जो चुनाव हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, उसमें जो है सीमांत की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर के ठंड में जो है काफी गहमा-गहमी यहाँ पे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नेता हैं उनमें यहाँ पे साफ देखा जा रहा है। जी जी, कहीं न कहीं उत्तराखंड में ठंड भी बढ़ती जा रही है, लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रशासन कितना अलर्ट हो गया है ठंड को लेकर के? लोगों को क्या कुछ सुविधाएं प्रशासन की ओर से दी जा रही हैं? ऋषि जी, देखिए जो सीमांत जनपद चमोली का ये जोशीमठ क्षेत्र है, बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। लिहाजा जो हिमांचलित चोटियां हैं उनसे जो बर्फीली हवाएं लगातार सुबह से शाम तक जो है जोशीमठ नगर को शीतलहर की चपेट में रखती है। हालांकि अभी मौसम बिल्कुल कोहरा है, बर्फबारी नहीं हुई है, लिहाजा जो पर्वत श्रृंखलाएं पूरी बर्फ विहीन है, तो ऐसे में ठंड और शीतलहर का प्रकोप काफी बढ़ जा रहा है। सुबह से ही ठिठुरन भरी सुबह जो है जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे उन लोगों को काफी रही है। हालांकि जो नगर पालिका है उसने शहर के जो मुख्य चौराहे हैं, तिराहे हैं, पार्क हैं, उनके आसपास जो है अलाव की व्यवस्था की हुई है। लेकिन जो नगर क्षेत्र के व्यापारी है उन्होंने भी अपने लिए अलग से अपने बलबूते जो है अंगीठी की व्यवस्थाएं की हुई है, ताकि जो है समय रहते थोड़ा जो है जो ठिठुरन है, जो सर्द हवाएं हैं, उनसे उनको राहत मिले। और राहगीर भी जो है अभी हम खुद जोशीमठ बाजार में मौजूद हैं, तो यहाँ पे लगातार नगर पालिका के अलाव के साथ साथ जो व्यापारी हैं उन्होंने भी रोड के किनारे पे अपनी पर्सनल जो है अलाव की व्यवस्था की हुई है। और अलाव के साथ साथ जो है जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जो नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव है उनको लेकर के भी जो है चुस्कियां ली जा रही है। जी, ठंड बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं ठंड के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ती जाती है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट हो गया है? देखिए ये जो है जोशीमठ क्षेत्र की बात की जाए तो ये सीमांत क्षेत्र में जो है लगभग इस दौर में जो है सर्दी जुकाम और हल्का जो हेडेक होता है, सर दर्द होता है, इसको माना जाता है। यहाँ पे ये आम बात होती है। लेकिन जिस तरह से अभी जो सर्द हवाएं चल रही है, इसको लेकर के खांसी और गले में जकड़न के साथ साथ जो है हल्का जो सर्दी जुकाम का प्रकोप यहाँ पे देखने में आ रहा है। तो लिहाजा जो है स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पे जोशीमठ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्कुल अलर्ट है। और इस तरह के अगर यहाँ पे जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं तो लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है उनका इलाज कर रहा है। तो जो जोशीमठ की ठंड है वो सुबह और शाम को ज्यादा परेशान कर रही है। लिहाजा लोग जो है अपने अपने स्तर से जो है अपने को ठंड से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं सर्दी खांसी के साथ एक कोरोना की भी बात की जाती है, क्योंकि सर्दी और खांसी होती है जिसके बाद कोरोना के लक्षण देखे जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या कोरोना की भी जांच कर रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी जो उत्तराखंड की बात की जाए तो अभी दून मुख्यालय में ही 9 वर्ष के आसपास 2 कोरोना के जो हैं केस जो संदिग्ध मिले थे। लेकिन जिस तरह से अभी सीमांत में जो है बर्फबारी नहीं हुई है और बिल्कुल शुष्क मौसम है, तो इसको देख करके यहाँ पे भी जो जिला प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है बिल्कुल सजग और सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। और कोरोना को लेकर के जो है पहले से यहाँ पे पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं, ताकि समय रहते जो है इस बीमारी पर जो है काबू पाया जाए सीमांत में। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में ठंड को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, प्रशासन की ओर से भी सभी तैयारियां कर ली गई है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही है। लगातार भाजपा ग्राउंड पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं,
जिसे लेकर के देश भर में जो है लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां चालू कर दी गई है। वहीं भाजपा जो है ग्राउंड पर जाकर के लोगों को जागरूक कर रही है और लगातार कांग्रेस हो और अन्य पार्टियां हो, सभी जो है भाजपा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। भाजपा, कांग्रेस, अन्य पार्टियां सभी की ओर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है। वहीं भाजपा की ओर से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सभी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि वंचित लोगों को योजनाओं की जानकारी मिल सके और लोग सभी योजनाओं का लाभ ले सके। वहीं उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है सभी तैयारियां हो रही है और विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ मध्य प्रदेश से कमलेश कुमार गौर नर्मदापुरम से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही आने वाला है, जिसे लेकर के जो है अभी से सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। नर्मदापुरम में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के? हाँ, आयुषी मैं बताना चाहता हूँ, लोकसभा को लेके काफी तैयारी चल रही है। प्रशासन अलर्ट है, उस लेके सभी जगह पूरे लोकसभा को लेके सभी जनप्रतिनिधि एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। बैठकें हो रही हैं, मीटिंग हो रही है। जी, लगातार जो है अभी मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, बड़े चुनाव होने वाले हैं, किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है वहां पर? तैयारी तो अच्छी चल रही है। जैसे संकल्प यात्रा जो निकल रही है उसके माध्यम से भी जनता के लिए रुझान रहते हैं कि भाई इस समय क्या है कि योजनाएं जो चल रही हैं, मोदी जी की योजना चल रही है, गवर्नमेंट की जो योजना चल रही है, उसके माध्यम से जनता को रुझाना रहता है कि वह जनता के प्रति उनको किसी तरह कैसे न कैसे बीजेपी को वोट मिले और चुनाव की पूरी रणनीति बनाई जा रही है नेताओं द्वारा। कहीं ना कहीं भाजपा जो है दिख रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के अपनी तैयारियों में जो है जुट चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करूं, पूरे देश की बात करूं तो विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां किस प्रकार से काम कर रही हैं? कांग्रेस भी इस समय लोकसभा के लिए तैयारी कर रही है। एक दूसरे के आरोप प्रत्यक्ष कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं। तो वो भी तैयारी कर रही है क्योंकि जो विधानसभा में हुई हार हुई है उससे उनको काफी सीख मिली है। उसके लिए तो अपनी रणनीति बनाई जा रही है। वो भी मीटिंग ले रहे हैं, पूरे वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, वहाँ के जो नेता लोग आ रहे हैं, तो बार बार उनकी बैठक चल रही है। और इसको इस समय लोकसभा की जो 29 सीटें हैं उनमें से करीबन लगभग 20 सीटों को अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 20 सीटें कांग्रेस के पक्ष में यहाँ है। और इसी तरह भाजपा भी चाह रही है कि हमें 29 सीटें पूरी की पूरी मिले। तो गांव-गांव में संपर्क किया जा रहा है। जी आयुषी जी, वहीं यदि मैं बात करूं ठंड की तो शीत लहर मध्य प्रदेश में चलना चालू हो गई है। कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है, कोहरे का असर भी लगातार देखा जा रहा है। नर्मदापुरम में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? नर्मदापुरम में पूरे दिन भर से सुबह से बादल छाए हुए, ठंडी ठंडी काफी हवा चल रही है और कोहरा भी देखा जा रहा है। सूर्य नारायण को देखते तो सूर्य नारायण तो दर्शन ही नहीं हो रहे सूर्य नारायण के। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी बताया कि आज तो काफी ठंड रहेगी और बारिश भी हो सकती है। कल की बात करें बुधवार के दिन तो रात में काफी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है, ऐसा नहीं। जी, वहीं कहीं ना कहीं ठंड बढ़ती जा रही है, बीमारियां भी इस वजह से बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना की यदि मैं बात करूं तो कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है इसे लेकर के? कमलेश जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मध्य प्रदेश में जो है
ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। बारिश के बाद शीत लहर शुरू हो गई है और लोग जो है इस वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। तो वहीं यदि मैं बात करूं ठंड की, तो ठंड का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद से शीत लहर चलना चालू हो गई है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं कोरोना भी देश भर में बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।